बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 15 मॉडर्न फिजिक्स। इसमें जो है वो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो टॉपिक्स हैं हमारे एमडी कैट के वो है इज इक्वल टू एच एफ एनर्जी फोटोन को हमें डिस्कस करना है, अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो मेन टॉपिक है हमारा। उसके बाद इसमें जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो एक मेन टॉपिक है। नेक्स्ट है डिस्क्रीट एनर्जी और स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो हाइड्रोजन की जो है वो उनको हमें डिस्कस करना है। और उसके बाद जो है वो एक्सरेज मेन टॉपिक है। एक्सरेज जो है इसमें एनर्जी बैंड थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पर जो है लास्ट यूनिट में, तो वो यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे पास जो है चूँकि हम बात कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स की, और फिजिक्स ओवरऑल जो है वो दो कैटेगरीज में पहले डिवाइड की जाती थी। एक को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, एक को हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो इसमें जो है वो कौन कौन सी डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है। क्लासिकल फिजिक्स जो है ये जो है इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। और इसमें जो है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और अदर लॉ डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक लेवल जो है ऑर्डिनरी लाइफ से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको आमतौर पर डिस्कस किया जाता था। इसमें जो स्पैन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स है 19th सेंचुरी से पहले पहले वाली सारी फिजिक्स जो है वो सारी क्लासिकल फिजिक्स है। उसमें क्या क्या था जी, आपके पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थे एग्जांपल के तौर पर। इसमें थर्मोडायनेमिक्स लॉज थे, गैस लॉज जो हम पढ़ते हैं वगैरह। और मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो 1865 के अराउंड जो आई थी, ये सारा उसमें जो है शामिल था। जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें दैट इज बेस्ड ऑन बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स। और इसमें जो है वो लॉज ऑफ फिजिक्स एज इज डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक लेवल तक भी जो फिजिक्स है वो डील करती है इसमें एज। और इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी हम उसको और ब्रॉडली अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बाय जो है अंडरस्टैंडिंग द माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ डिफरेंट फिजिकल फिनोमेना। तो स्पैन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो है इसमें क्या क्या है जी, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट्स फाइंडिंग्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बाद प्रोसीड हुई। आगे स्ट्रिंगर वेव इक्वेशन है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, इसमें बहुत आइडियाज हैं। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, प्लैंक्स थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सारा मॉडर्न फिजिक्स से आगे एंड अप टू स्वान इसके बाद जो है वो एडवेंट होती चली गई और आज तक जो है वो हम मॉडर्न फिजिक्स के दौर में रह रहे हैं। आइडियाज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे तो इसमें जो ज़ाहिर चेंज हुआ सारा स्पैन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में स्टार्ट हुआ, तो सबसे ये जो कुछ आइडियाज मॉडर्न फिजिक्स में मेन मेन थे वो हमने यहाँ पर इसी यूनिट में जो है वो डिस्कस करने हैं। क्या क्या है जी आइडियाज जो है, सबसे पहले लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय मॉडर्न फिजिक्स जो है लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, और फोटोन हम कहते हैं कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी को। और उसमें जो है वो एनर्जी डिफाइन की गई उसकी क्वांटा यानी इज इक्वल टू एच एफ जो है। फिर हमने जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। देन जो है वो हमने absorption and emission of electromagnetic जो है take place in the form of packets of energy। इसका मतलब है energy always emitted or absorbed in the form of radiations। energy जब भी emit होगी या कोई substance absorb करेगा always in the form of radiation या photons absorb करेगा। फिर जो है इसमें टू लॉज ऑफ फिजिक्स रिटेन मैथमेटिकल इन द फॉर्म इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उससे रिलेटेड पढ़ा जी। फिजिक्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फिर हमें पता चला जी ऑल मोशंस आर रिलेटिव, नो बॉडी इज अल्टीमेटली एट रेस्ट, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन जो है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को हमने पढ़ा कि जैसे जी पार्टिकल जो है वो जैसे हम कहते हैं कि कोई पार्टिकल जो है उसमें वेव लाइक जो है वो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कि लाइट में जो है वो पार्टिकल नेचर है, वेव जो है वो पार्टिकल नेचर अगर बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल भी वेव नेचर बिहेव कर सकता है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी हमने अंडरस्टैंड की। रिएक्शन जो है वो टेक सम टाइम टू रिप्ले आफ्टर एक्शन जो है ये भी जो है वो टाइम डिले वाला जो है टाइम डायलेशंस की बात की हमने, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात की, मैस वेरिएशन की बात की। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो इसमें कहते हैं कि इसमें मैटर वेव्स जो है वो हमने एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल जो है वो इसमें इनहेंस किए। आइंस्टाइन एनर्जी मैस रिलेशन जो है, इसी तरह से फोटॉन्स पार्टिकल प्रोडक्शन एनिहाइलेशन
जो है ये सारी चीज़ें जो है मॉडर्न फिजिक्स में हमने अंडरस्टैंड की। पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी एंड टाइम कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम, जो है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये भी हमने इनको भी जो है वो देखा है। अच्छा, सबसे पहले जो हम टॉपिक जो है इन सब ज़ाहिर है इनको आगे एक्सप्लेनेशंस में हम जो हमारे एमडी कैट के सिलेबस से ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये तो इंट्रोडक्टरी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो डिटेल में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, फोटोन। फोटोन को जो है वो हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें जो है वो फोटॉन्स को हम डिस्कस करेंगे। आइंस्टाइन जो है प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ लाइट के एनर्जी कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें उसको एनर्जी का। और मैक्स प्लांक ने उसको जो है वो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो पेश किया और उसमें उसने उसको नाम दिया क्वांटा। क्वांटा स्टैंड्स फॉर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्वांटा मीन पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सो मैक्स प्लांक पुट डिस्काउंटेड ग्रेनुलर नेचर ऑफ लाइट। ग्रेनुलर का मतलब है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है। सो इसमें जो है वो जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी उन्होंने कहा जी कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है, और हर पैकेट ऑफ एनर्जी जो है उसकी एक यूनिक एनर्जी होती है एंड दैट कैन बी फाइंड बाय द फार्मूला इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है हमारे पास एच जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ई जो है वो एनर्जी ऑफ द फोटोन है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, और एफ इज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आ सकता है एमडी कैट में या एंटी टेस्ट में, उसमें जो है वो हमें सबसे पहले जो है इसको एक्सप्लेनेशन इसकी पता होनी चाहिए इस फॉर्मूले की। इनसे रिलेटेड जो है वो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीम ऑफ लाइट जो है वो लेट्स उसकी वेवलेंथ हम लैम्डा सपोज कर लें, और स्पीड ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट जो है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव विद द सेम स्पीड, और फिर उनकी एनर्जी जो है वो इज इक्वल टू एम सी स्क्र या इज इक्वल टू एच सी जो है, एच एफ जो है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ ई को एम सी स्क्र कह लूँ तो यहाँ से जो है वो एम सी यानी मोमेंटम ऑफ द फोटोन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन जो है ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। एम मल्टीप्लाई सी मतलब मैस इनटू वेलोसिटी। तो मैस इनटू वेलोसिटी यहाँ किसके रिप्रेजेंट करेगा, मोमेंटम को, एंड दैट विल बी इक्वल टू एच ऑफ एफ ओवर सी। ठीक है, ये एक फार्मूला एच एफ ओवर सी। और दूसरा जो है चूंकि एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा होता है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, एफ ओवर सी। तो इस यहाँ पर इसका मतलब ये होगा, एफ को अगर हम यहाँ डिवाइड कर दें तो यही वाला फार्मूला फिर मोमेंटम का एच ओवर लैम्डा भी बन जाता है। तो मोमेंटम के यहाँ पर यानी मोमेंटम ऑफ फोटोन के दो फॉर्मूले आपको दोनों याद रखने हैं, एक एच ओवर लैम्डा और एक एच एफ ओवर सी। ठीक है जी। दूसरी चीज जो है कहते हैं मिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जीज बाय एनी ऑसिलेटरी सिस्टम। यहाँ गौर करें तो फ्रीक्वेंसी की टर्म आ रही है, वेवलेंथ की टर्म आ रही है। इट मीन्स किसी भी ऑसिलेटरी सिस्टम के ऊपर जो है वो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी देखें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे आर ऑसिलेटिंग वेव्स। जो अगर आप देखें तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती हैं और डायरेक्शन ऑफ मोशन के भी परपेंडिकुलर है। और ये वेक्टर यानी ये जो प्लेन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन है, ये रोटेट करती हुई आगे जा रही होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन है ये रोटेट करती हुई आगे बढ़ती जा रही होती है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इस तरह से एंड अप टू सो ऑन जो है ये आगे मूव कर होते हैं। और इसमें जो है वो हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो है वो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी। इस तरह से ये दोनों वेक्टर रोटेट करते हुए आगे मूव करते जा रहे होते हैं, प्लेन उसकी रोटेट कर रही होती है। यही वजह है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका जो है वो पैरामीटर यूज होता है, वेवलेंथ यूज होती है। तो यहाँ अब ये देखेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फर्दर क्या बनाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फर्दर क्या आगे प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, एंड अप टू सो ऑन। और इस तरह से ये वेक्टर रोटेट करते हुए आगे विद द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बढ़ते जाते हैं। सो इसमें नेक्स्ट जो है वो अगर देखें तो इसमें इनमें मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की क्यों नहीं ज़रूरत होती। वेव के यूनिट में मैंने आपको बताया था इसलिए ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेल करती है मैग्नेटिक फील्ड को। प्रोपल्शन का मतलब होता है धकेलना, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और दोनों एक दूसरे की प्रोपल्शन से आगे बढ़ते जाते हैं।
अच्छा, छोटे-छोटे क्वेश्चन है जी, जैसे इसमें आप सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि एक कहता है कि इफ द एनर्जी इज़ डिफरेंट द मास विल बी डिफरेंट। हमें सिंपल सी बात पता है। द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन जो है वो उसका हम कहते हैं ज़ीरो मास, यानी रेस्ट मास ऑफ फोटॉन जो है उसका मास क्या होता है? ज़ीरो। तो अब फोटॉन में एनर्जी तब तक ही है जब तक वो मूव कर रहा है। देखें मोमेंटम जैसे हमने कहा कि इट्स एफ ओवर सी है, तो स्पीड ज़ीरो हो गई, ठीक है? तो ज़ाहिर है उसका मास जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। मोमेंटम अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि बट इट्स वर्चुअल मैथ्स जो है, वर्चुअल मैथ्स कैसे फाइंड करेंगे? वही है जी, एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू हम ई कह रहे थे, तो एम इज इक्वल टू ई ओवर सी स्क्वेयर हो जाएगा, ई को एच ऑफ कह लेंगे, इसका वर्चुअल मैथ्स है। और इसका मतलब है फोटोन का मैथ्स जो है वो एग्जिस्ट कब करता है, कब तक करता है? जब तक उसमें मोशन है। और इट्स इफेक्टिवली जो है कहता है बट इट इज वर्चुअल एंड इट्स एक्चुअली हैज अ मास बिकॉज ऑफ इट्स दिस फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन शॉर्ट टाइम। सो जो फोटोन है बेसिकली उसमें जो एनर्जी है जब तक मोशन है, जब तक जो है वो मूव कर रहा है तब तक हम कहेंगे उसका मास एग्जिस्ट करेगा। जो ही वो रेस्ट में आएगा तो उसका फोटोन जो है वो मास जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी है वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो जैसे इसमें एग्जांपल है कि हमारा जो लाइट का बल्ब है ये हमें लाइट दे रहा है। अब देखो ना, इसकी लाइट इसमें से फोटॉन बाहर आ रहे हैं, तो फोटॉन वॉल से स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, चेयर से स्ट्राइक कर रहे हैं, टेबल से स्ट्राइक कर रहे हैं, और स्ट्राइक करने के बाद कहाँ जाते हैं? उनकी जो एनर्जी है वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाती है, मतलब उनका रेस्ट मैच क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ये हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं लाइट के चैप्टर में भी। एक दफ़ा आपने दोबारा इसको गो थ्रू ज़रूर करना है। इसमें विजिबल पोर्शन जो है इसकी जो वेवलेंथ है वो 400 से लेकर जो है वो 700 नैनो 760 का हमने जो इसको प्रिसाइजली पढ़ा था जो ज़्यादा बुक्स में। इसकी विजिबल पोर्शन जो है वेवलेंथ जो उसकी होती है विजिबल पोर्शन की, वो 300 नैनोमीटर 380 नैनोमीटर से लेकर 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक जो है ये विजिबल पोर्शन होता है आमतौर पर, ठीक है जी। और इसमें जो है वो इसकी जो एनर्जी है वो भी हम डिफाइन कर चुके हैं कि जो विजिबल पोर्शन है अप्रॉक्सीमेटली जो है वो अगर हम रेड से जो है वो ब्लू की तरफ मूव करें, तो रेड की जो एनर्जी है वो तकरीबन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होती है, ठीक है, एनर्जी जो है अगर हम रेड से ऑनवर्ड चलें तो। और वायलेट तक जाते जाते जो है इसकी एनर्जी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो विजिबल पोर्शन है वो डबल हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली। फिर हमने जो है वो गैमा रेस तक जो एनर्जी है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो है वो एनर्जी जो है वो हो सकती है। गैमा रेस की एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो सकती है। और उनकी जो वेवलेंथ है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻11 मीटर के ऑर्डर की होती है, और फ्रिक्वेंसी 10⁻20 हर्ट्ज के राउंड अबाउट होती है, ठीक है जी। इसी तरह से जो है वो इसमें अगर आप देखें इसके जो नेक्स्ट जो ये पीक है ये इसके माइक्रो और रेडियो वेव्स की, रेडियो वेव की जो एनर्जी है वो अराउंड अबाउट जो है वो कितनी होती है जी? रेडियो वेव जो है वो 10⁻−10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रेडियो वेव्स हैं। यहाँ पर माइक्रो वेव्स बाद में आती हैं। तो रेडियो वेव्स की जो एनर्जी है ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो रेडियो वेव जो है वो 10⁻−10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है, ठीक है। और इसमें जो है वो अगर हम देखें तो रेडियो वेव से ऑनवर्ड जो है, अगर ये रेडियो वेव से लेकर आगे गैमा रेज तक जो है वो अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन वेवलेंथ जो है वो क्या होगी? वेवलेंथ कम होगी। तो गैमा से रेड वेव्स जो है ना रेडियो वेव्स की तरफ से आए, नीचे की तरफ आए, तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट यानी सी, यानी कि 3 × 10⁻8। इसका मतलब ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस मूव विद द सेम स्पीड दैट इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो एक दफ़ा ना ये सारी चीज़ें गो थ्रू करनी है जो कि हम पहले ऑलरेडी वैसे गो थ्रू कर चुके हैं।
अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर की बात करें तो इसमें आमतौर पर तीन फिनोमेना जो है वो हमारे सामने आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। इसका नाम है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। व्हाट डज इट मीन? देखिए, लाइट की ना ड्यूअल नेचर है। जब ये ट्रैवल करती है, यानी इसने एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना हो, तो ये वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। और व्हेन एवर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम से टकराती है, किसी मीडियम से इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्शन होती है, देन इट विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन उसकी मैटर के साथ होगी, तो तीन मेजर फिनोमेना जो है वो प्रूव करते हैं कि इसकी नेचर पार्टिकल नेचर है। कौन कौन से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद है जी कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। सो ये इसकी वैल्यूज याद रखनी है आपने। अगर एनर्जी लेस देन 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी लो एनर्जीज के ऊपर कॉमनली कौन सा फिनोमेना ऑब्जर्व हो सकता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट जो है ये ऑब्जर्व हो सकता है जी 0.1 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो इंटरमीडिएट एनर्जीज पे कौन सा फिनोमेना होगा जी? कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट। और अगर एनर्जी ग्रेटर देन 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, जैसे जी आप की बुक में है कि अगर एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है, तो या इससे ग्रेटर होती है, तो कौन सा फिनोमेना होगा? पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना हो सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज की जो वैल्यूज हैं इनकी याद रखनी है। लो एनर्जी पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरमीडिएट एनर्जी पे कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट, और हाई एनर्जी पर जो है वो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना जो है वो टेक प्लेस हो सकता है, जिससे प्रूव हो जाता है कि लाइट की नेचर जो है वो कौन सी है? पार्टिकल नेचर है। मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले है जी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसमें देखिए जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि जब हम किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, कोई मेटल सरफेस है, उसके ऊपर ना लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो जो ही लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वहां से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एमिशन होगी। तो इस फिनोमेना को जो है वो क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन उन्होंने नोट किया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सूटेबल होनी चाहिए। मतलब ये जो सरफेस है, हर जो मेटल है, वो हर तरह की लाइट के लिए फोटो सेंसिटिव नहीं होती। फोटो सेंसिटिव का मतलब है कि उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो और वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, अगर तो इलेक्ट्रॉन मिशन हो जाती है, हम कहते हैं वो फोटो सेंसिटिव है। अच्छा, इसमें जो है वो इसको प्रूव कैसे उन्होंने किया? उन्होंने जो है वो एक एवैक्यूएटेड जो है वो ग्लास ट्यूब ली। एवैक्यूएटेड जो है वो ग्लास ट्यूब जो है उन्होंने लेकर इस तरह से जो है वो इसमें उन्होंने जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग एवैक्यूएटेड एक ग्लास ट्यूब ली, और इसमें ना उन्होंने क्या किया, इसके साथ ना एक गलवानोमीटर जो है वो एक अटैच किया, इसके साथ दो इलेक्ट्रोड लगा दिए इस तरह से। एक एक्सटर्नल जो है वो बैटरी यहाँ पर जो है वो, चले अभी हम वो नहीं लगाते, ठीक है, हम सिर्फ इसको क्लोज कर दें। ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर करें कि यहाँ पर जो है वो बल्कि ये एक बैटरी यहाँ पर। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास जो है वो अभी भी सर उन्होंने कहा जी कि ये ना इसका कैथोड है, यानी मेटल है, ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर जो है वो एक एमीटर लगा दिया। ठीक। अच्छा, कुछ डायग्राम वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस, दैट इज द रीजन कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस वक्त देखें कि ये जो एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये जो ग्लास ट्यूब एवैक्यूएटेड है, ये इसका एनोड इसको बोलेंगे, क्योंकि ये किसके साथ अटैच है? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। इसको कैथोड बोलेंगे क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। अच्छा, क्या इस वक्त ये जो एम मीटर है ये रीडिंग शो कर रहा होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट क्यों? नोड और कैथोड में किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है एक दिस सर्किट इज ओपन सर्किट, और अभी इसमें कोई करंट, किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अच्छा, अब करंट जो है वो
ये डिफ्लेक्शन कब देगा, जब हम जो है वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी को कोई लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं। सो कोई भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हम इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, जब वो फोटोन आके कैथोड की ऊपर स्ट्राइक करते हैं, यानी मेटल की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो वहां से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होगी। अब इलेक्ट्रॉन जो है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचना शुरू हो गए कैथोड से। अब जो ही यहाँ से लाइट ऑफ करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एमिशन स्टॉप हो जाएगी, एमीटर रीडिंग देना बंद कर देगा। इसका मतलब है कि ये जो करंट है ये इसकी वजह से है, इस लाइट की वजह से जो है वो फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस जो है वो करंट को कहते हैं फोटो करंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है वो फिनोमेना जो है डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज इन 1887, और अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनकी हम देख सकें कि मैक्सिमम जो है वो पोटेंशियल जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसका ना बैटरी का टर्मिनल जो पोटेंशियल है उसको रिवर्स करके देखते हैं। ठीक है जी। उसमें हम करते ये हैं कि बैटरी का जो यहाँ एक वेरिएबल रजिस्टर लगा के, ताकि हम पोटेंशियल को वेरी करवा सकें, इसके साथ बैटरी लगाते हैं। लेकिन बैटरी का ना आपने पोलैरिटी रिवर्स कर देनी है। अब ये कैथोड के साथ आपने पहले लगाया था नेगेटिव, अब आपने इसके साथ लगा देना है पॉजिटिव, एनोड के साथ जो है वो नेगेटिव, और कैथोड के साथ अगर आप पॉजिटिव लगा देते हो, ठीक है जी, तो ये आपका जो है वो बन गया। आपने क्या किया, रिवर्स कर दिया पोलैरिटी। पोलैरिटी रिवर्स करने से क्या होगा, जो ही आप पोलैरिटी रिवर्स करोगे बैटरी की, आप असल में स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो एज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड, सबसे पहले का काम होता है फोटो करंट डिक्रीज हो जाता है। तो एज द polarity of the battery is reversed, जो ही आप बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं क्या होगा, सबसे पहले जो है वो काम ये होगा, नंबर वन जो है वो हम कहेंगे कि इसमें ना क्या हो जाएगा, फोटो करंट डिक्रीज, फोटो करंट जो है वो डिक्रीजेस, फोटो करंट डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ आ गया नेगेटिव। अब पहले पॉजिटिव था, अब यहाँ पर जो है वो टर्मिनल जो है वो यहाँ कौन सा बन गया, नेगेटिव टर्मिनल बन गया। अब जाहिर है नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मैनेज टू रीच एनोड, जिनकी जो एनर्जी है वो सफिशेंट है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो आप क्या करें कि इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, एक ऐसा पॉइंट आएगा वो नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि आपने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर जो है वो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच सकेगा, उसको हम कह देंगे कि वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो द नेगेटिव पोटेंशियल जिसके लिए जो है वो फोटो करंट जीरो हो जाता है, उसको क्या नाम दे देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो द नेगेटिव पोटेंशियल फॉर विच फोटो करंट जो है becomes zero is called the stopping potential, उसको हम नाम दे देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो ये दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सबसे पहले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है, इसमें फोटो करंट किसे कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, उसके बाद बैटरी की पोलैरिटी हम क्यों रिवर्स करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो फोटो करंट डिक्रीज हो जाता है, और अगर हम यहाँ से उसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसके ऊपर जाके फोटो करंट जीरो हो जाता है उसे क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। तो आपने करना ये है कि इसमें ये वाले पॉइंट्स जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। अच्छा, अब देखो फोटो करंट जो है उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फाइंड कर ली, वो किसके इक्वल है, वी नॉट। वी नॉट यहाँ क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई मीन चार्ज। तो देखो वर्क डन क्या होता था, क्यू वी के इक्वल, तो यहाँ वी नॉट ई लिख सकते हैं ना,
तो इसका मतलब है मैक्सिमम से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हमें फोटो इलेक्ट्रॉन की फाइंड करनी हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है V नॉट ई यानी 1/2 mv मैक्सिमम होल स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट ई। तो यहाँ V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसके लिए फोटो करंट क्या होगा, जीरो। तो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहता है किस पे डिपेंड करती है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। मतलब ये है कि यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट से रिलेटेड नंबर ऑफ टाइम जो है पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, मैं वही क्वेश्चन बना रहा हूँ एक किस्म का। हम आपको ना स्पेक्ट्रम जो है वो याद हो गया होगा अब तक, ठीक है जी। विजिबल लाइट का लेट्स से जी रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, इंडिगो एंड वायलेट। इसमें रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम है, ब्लू की वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा है। जो कि एनर्जी जो है वो हम कहते हैं कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वेवलेंथ। ठीक। अच्छा, अब सपोज करें इंटेंसिटी का मतलब ये होता है number of bulbs so number of waves coming from the source per second per unit area per unit time, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। अब सपोज करें कि मैं ना यहाँ पे एक बल्ब लगाया हुआ है और ये जो बल्ब है ये लेट से ब्लू कलर का है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगाया है जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब है ये अब जब आप इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हो तो यहाँ से जो है वो ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो मिट हो जाएंगे, यानी कि ये जो मेटल है ये ब्लू के लिए जो है वो फोटो सेंसिटिव है। ब्लू के लिए फोटो सेंसिटिव होने का मतलब है वहां से इलेक्ट्रॉन की एमिशन हो जाती है ब्लू कलर से, ठीक है। तो ब्लू कलर की फ्रिक्वेंसी ज्यादा मीन एनर्जी ज्यादा। अच्छा, अब आप क्या करते हो कि ये सपोज करें कि सिर्फ ब्लू के लिए फोटो सेंसिटिव है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्लू पे आकर खत्म हो जाती है। सपोज करें आप क्या करते हो कि यहाँ पर ये ब्लू का एक ही बल्ब था, आप रेड के दो बल्ब लगा लें, बल्कि तीन कर लें, चार कर लें, कितने बल्ब कर लें। अब रेड की लाइट के फोटोन की जो एनर्जी है वो ब्लू से कम है, तो ये यहाँ से फोटो एमिशन नहीं कर सकेंगे, चाहे आप यहाँ पर इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा लें। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप जो है वो नंबर ऑफ बल्ब बढ़ाते जा रहे हो, आप नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है वो स्ट्राइकिंग दी सरफेस ऑफ द मेटल जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। कहता है इंटेंसिटी जितनी मर्जी कर लें फोटो एमिशन नहीं होगी, ठीक है। जैसे बुक के सेंटेंस है जो है वो फोटो अगर फ्रीक्वेंसी जो है थ्री शोल्ड की फ्रीक्वेंसी से कम है तो इंटेंसिटी जितनी मर्जी कर लें फोटो एमिशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है जी। सो यहाँ पर जो है इसका मतलब वो कहता है जी कि जो फोटो एमिशन है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। जब तक वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी जो है वो फोटोन की जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एमिशन मेटल सरफेस से नहीं होगी, ठीक है जी। तो जब दो एक्सपेरिमेंट किए गए, यही जो आपका एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उन्होंने दो तरह से इसको जो है वो रिपीट किया। एक जो है वो विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ और दूसरा विद डिफरेंट इंटेंसिटीज के साथ। तो उनके पास जो है वो दो डिफरेंट रिजल्ट आए, ठीक है जी। वो कौन कौन से हैं उनको हम जरा डिस्कस करते हैं। जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है ये इसको ना उन्होंने दो तरह से परफॉर्म किया, एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के साथ, एक डिफरेंट इंटेंसिटीज के साथ। ये एम डी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें डायग्राम के साथ भी आ सकता है, वैसे डायग्राम भी आपको प्रैक्टिकली भी पूछा जा सकता है। विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म किया गया विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो उससे क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो इंक्रीज हो गई, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो गया। लेकिन फोटो करंट जो है वो क्या रहा, सेम रहा, फोटो करंट विल रिमेन सेम। जबकि जो नेगेटिव पोटेंशियल है जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे थे वो इंक्रीज कर गया। और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज कर गई, ठीक है जी। सो नेक्स्ट उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया एट टू डिफरेंट इंटेंसिटीज के साथ, इंटेंसिटी बढ़ा के देखी उन्होंने।
जब इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटो करंट जो है वो इंक्रीज कर गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन emitted फ्रॉम द मेटल सरफेस जो है वो क्या रही, सेम रही। इन एक्सपेरिमेंट की बेस पे जो है उन्होंने फिर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए, वो क्या कि आफ्टर इजेक्शन एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी बट नॉट ऑन द इंटेंसिटी। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेसिकली जो है मेनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाई होगी, और इंटेंसिटी के ऊपर जो है इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही होती। मतलब आफ्टर इजेक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन वहां से निकलने के बाद जो है ज़ाहिर है उसमें जो रिमेनिंग एनर्जी बचती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो यूज हो जाएगी ना, कि उसको बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है सरफेस से, बाकी जो सरप्लस एनर्जी बचती है वो उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, वंस अ फोटो इलेक्ट्रो इफेक्ट जो है वो कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट्स द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही होती है। वन फोटोन कैन एमिट वन फोटो इलेक्ट्रॉन, एक फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहते हैं एक फोटोन जो है, एक फोटोन जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को वहां से एमिट करवा सकता है। ग्राफ जो है ये से शो हो रहा है कि जब तक आप जो है वो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंच जाते तब तक जो है फोटो एमिशन स्टार्ट नहीं होती। ठीक है जी। सो व्हाट इज मेंट बाय जो है वर्क फंक्शन हियर। देखें क्लासिकल फिजिक्स जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि जो है वो डिफरेंट इंटेंसिटीज के ऊपर जो है फोटो करंट सेम क्यों रहता, फोटो करंट इंक्रीज कर जाता है लेकिन जो है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों सेम रहती है। तो और इसको एक्सप्लेन किया किसने फिर अच्छे से, वो आपकी क्वांटम थ्योरी है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है उसने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसने कहा जी असल में होता ही है कि ये जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का कर्व होता है ना, अगर इसका हम स्लोप लें तो वो किसकी वैल्यू देगा, वो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू देगा। अगर हम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का कर्व लें तो वो प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल आता है। यहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स जो है वो फोटो एमिशन स्टार्ट उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज इक्वल टू एफ नॉट इज इक्वल टू फाइव ओवर एच, और फाइव इज इक्वल टू एच एफ नॉट। ये वर्क फंक्शन क्या है, देखिए फोटोन जब आप इंसिडेंट करोगे, फोटोन उसकी एनर्जी है इज इक्वल टू एच एफ। जब वो फोटोन जाके किसी इलेक्ट्रॉन जो है उससे कोलाइड करेगा तो उसमें एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा। अब वो जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, जितनी आयोनाइज होने के लिए बाहर निकलने के जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वो इतनी एनर्जी यूज करके वहां से बाहर आ जाता है, वहां से बाहर आ गया। अब बाकी जो उसकी सरप्लस एनर्जी है, यानी कि बाकी जो उसके पास इजाफी एनर्जी होगी, दैट विल अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो इक्वेशन है का 1/2 mv मैक्सिमम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ, मतलब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी में से अगर हम वर्क फंक्शन माइनस कर दे तो बाकी जो बचता है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बचती है। इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बेसिकली इट इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो यहाँ से जो क्वेश्चंस आमतौर पर आते हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो है वो वर्क फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डेट इज एच एफ नॉट, यानी कि पाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट, और यूजली इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा जो है ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इस आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, आप देखें एच एफ मीन ये क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, उसको हम एच एफ नॉट भी कह सकते हैं। तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह जो है वो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वी नॉट ई भी लिख सकते हैं। वी नॉट ई इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन यानी एच एफ नॉट भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इसकी तीनों फॉर्म जो हैं वो आपने इसको आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएंगे। ठीक है जी।
बाकी बड़ा सिंपल है जी। इसमें जो है वो आगे नेक्स्ट जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक कहते हैं कैन बी एक्सप्लेन एज यूनिट कर्पस्कुलर नेचर। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमें क्या प्रूव करता है कि लाइट की नेचर जो है कर्पस्कुलर मीन पार्टिकल नेचर। अगर पार्टिकल नेचर ना होती तो वो इलेक्ट्रॉन को जो है उसके इंसिडेंट होने के बाद, उससे इंटरेक्ट होने के बाद उसको एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर ना करता। और वर्स्ट फिनोमेना का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है जी? एक्सरेज प्रोडक्शन। ये नंबर ऑफ टाइम आपने जो है एमसीक्यू पढ़ा होगा। कहते हैं इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, कहता है वीक बीम ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैन eject a photo electron, while an intense beam of frequency less than the threshold frequency cannot eject the electron. This is very very important जो है पॉइंट जो मैं ऊपर आपको समझा रहा था। अगर जो है वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा लें कभी भी फोटो एमिशन जो है वो नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, फोटो सेल जो है इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये जस्ट इसके जो है वो एक नजर आपने इसको गो थ्रू करना है। फोटो सेल बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट्स अ सिंपल फोटो सेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बल्ब नोट और उसमें कैथोड उसी तरह से जैसे हमने पढ़ा है वही सारी चीजें होती हैं। सोडियम और पोटाशियम कैथोड सरफेस इमिट इलेक्ट्रॉन फॉर विजिबल लाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ स्टूडेंट्स जो है ना ये अक्सर पूछते हैं और वैसे मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, क्या फोटो एमिशन जो है वो विजिबल लाइट से पॉसिबल है? तो आंसर इज यस। और उसमें जो है वो जैसे सोडियम सरफेस है, पोटाशियम की सरफेस है, ये विजिबल लाइट के लिए भी क्या होते हैं? फोटो सेंसिटिव होते हैं। और सीजियम कोटेड ऑक्साइड सिल्वर अमिट्स इलेक्ट्रॉन फॉर इंफ्रारेड लाइट जो है ये भी आपने याद रखना है। सो सरफेस लाइक सेलेनियम सिलिकॉन emits electron for ultraviolet light, x-rays and gamma rays। ठीक है जी, ये तीनों इंफॉर्मेशन के तौर पर आपने पॉइंट्स जो है वो अच्छे से लर्न कर रहे हैं। अच्छा जी, एप्लीकेशंस में इसकी सिक्योरिटी सिस्टम में यूज होता है, काउंटिंग सिस्टम में यूज होता है, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में यूज होता है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग में यूज होता है, एक्सपोजर ऑफ मीटर ऑफ फोटोग्राफी वगैरह में यूज होता है, साउंड ट्रैक्स ऑफ मूवीज में, सोलर पैनल्स इन वॉचेस एंड अदर अप्लायंसेस में जो है ये फोटो सेल्स यूज हो रहे होते हैं। और इसमें जो है नेक्स्ट जो है जी हमारे पास इसके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चार पेपर पॉइंट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन बाय, इसको एक्सप्लेन जो है वो किसने किया था? आइंस्टाइन ने। ऑन द बेसिस ऑफ जो है क्वांटम थ्योरी इट वाज एक्सप्लेन बाय, यहाँ पर आंसर क्या आएगा? आइंस्टाइन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। अगर डिस्कवर्ड पूछा जाए तो आंसर है हर्ट्ज। यानी कि अगर पूछा जाता है इट वाज डिस्कवर्ड बाय तो हम कहते जी आंसर होता हर्ट्ज। बट इट वाज जो है एक्सप्लेन बाय तो वो है आइंस्टाइन। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी जो है इसको आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। दैट इज द रीजन कि मैं कह रहा था वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो एंड पे हमने ड्राइव किया वो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कहलाती है। 1921 में आइंस्टाइन को ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें जो आंसर आपका क्या बनेगा जी? आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन जो है। नेक्स्ट जो है कहते हैं ना फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। 4000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन की लाइट आपने जो है उसके ऊपर इंसिडेंट की। द पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो टू स्टॉप द इंजेक्शन जो है वो क्या है? 2 वोल्ट। द इंसिडेंट लाइट इज चेंज टू 3000 एंगस्ट्रॉम। यानी वेवलेंथ कम कर दी है। जब वेवलेंथ कम करेंगे तो ज़ाहिर है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। देखिए ना, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है इंसिडेंट फोटोन वो इज इक्वल टू क्या है? वो एच एफ है। ठीक है, या इसको कह सकते हो इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। अब वेवलेंथ 4000 से 3000 के कर दी है तो वेवलेंथ आप इसका मतलब है कम हुई है। वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ जाएगी। अब अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ेगी तो एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, बाकी जो बचता था वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई के इक्वल होता है। ठीक है जी, ऐसे है ना जी। अच्छा, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कह लो, यूं आप इसको पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख लें। और ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ये वी नॉट ई के इक्वल होती है। अच्छा, अब जरा देखें कि यहाँ पर अगर हमने वेवलेंथ कम की तो फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ेगी तो माइनस वर्क फंक्शन करेंगे
तो आप देख रहे हैं एनर्जी जो बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या होना चाहिए, वो आप देखते हैं वो भी बढ़ जाना चाहिए। क्यों बढ़ जाना चाहिए? चूंकि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ी है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगी तो काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी जो है वो वी नॉट ई के इक्वल होती है। तो इसका मतलब है वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल है या स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है आंसर यहाँ पर जो है हमारा क्या बनेगा, डेल्टा। इसी का रिवर्स ले लें, अगर जो है यहाँ 3000 होता है, यहाँ 4000 होता, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कम होगी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कम होगी तो वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। तो इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट था पहले तो अब ग्रेटर देन 2 वोल्ट होना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन जो है डिफरेंट तरह के देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पता है लाइट ऑफ वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द सोडियम सरफेस फॉर ए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो है जी 5420 एंगस्ट्रॉम। वर्क फंक्शन जो है वो हमने बताना है। सो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको दे दी। अब देखिए हमारे पास जो है वो अगर आप देखें तो हमने अभी भी पढ़ा है कि जो वर्क फंक्शन है वो एच एफ नॉट के इक्वल, एच एफ नॉट के इक्वल होता है यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो आपको दी है उन्होंने कितनी, 5420 ये है। अब ये ज्यादा वेवलेंथ है, ये कम वेवलेंथ है, ऐसी। तो अब वेवलेंथ है आपकी 4000 जो है वेवलेंथ 4000 वेवलेंथ है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो 4000 है ये 5420 से कम है। वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब है फोटोन वहां से एमिट हो सकते हैं। हमने उसने कहा है कि क्या फाइंड करना है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन एच एफ नॉट के इक्वल है, तो यहाँ से वर्क फंक्शन जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ नॉट की जगह आ जाएगा एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक और बात है कि हमें जो है वो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। अगर आप एच सी और इस तरह की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास किस में आएगा, आंसर जो है वो जूल में आएगा। आप चाह रहे हैं कि आंसर जो है वो किस में आए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आए डायरेक्टली। तो यहाँ एक शॉर्टकट आपने सीखना है, वो क्या है जी, उस आप गौर करें। हमारे पास जो है वो हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। इसका मतलब है 1 जूल किसके इक्वल होगा, वो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि आप उसको ना डिवाइड कर दोगे, अगर आप 1 जूल यहाँ से निकालना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जूल को इलेक्ट्रॉन और वोल्ट में कन्वर्ट करना तो हम 1.6 क्या करते हैं 10⁻⁻19 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो है वो अगर हमें 1 जूल को जो है वो कहना है कि कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है तो हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब मुझे अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट आंसर निकालना है तो मैं अगर इसको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दे तो 1/e है ना, ये 1/e से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो ये डायरेक्टली जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर आएगा। अब जूल में आंसर नहीं आएगा। सो अब यहाँ से शॉर्टकट सीखना आपने। देखो याद रखना है एच सी ओवर वी जो है, एच सी ओवर ई सॉरी, ये जो है हमारे पास डायरेक्टली इसका आंसर जो है इस कांस्टेंट का आंसर याद रखना है, ये 12400 इंटू 10⁻⁻10 जो है इसका आंसर होता है 12400 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आंसर आता है इसका। इस कांस्टेंट का आंसर जो है ये आता है। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वर्क फंक्शन अगर डायरेक्टली फाइंड करना है तो एच सी ओवर ई की तो वैल्यू हमें पता चल गई डायरेक्टली जो है वो, ये आपको याद होनी चाहिए 124
डबल जीरो, ये एच सी और ई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/लैम्डा, और लैम्डा हमें जो है वो कितना बताया हुआ है, लैम्डा बताया हुआ है 5, 4, 2, 0, यानी कि ये हमें ज़्यादा थ्रीशोल्ड वेवलेंथ रिपोर्ट करनी है अगर वर्क फंक्शन फाइंड करना है, इनटू 10 रेज़ टू पावर, देखें 1 2 4 के साथ क्या था, 10 रेज़ टू पावर -10, ठीक है। तो इसके साथ भी जो है वो एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम क्या है, 10 रेज़ टू पावर -10, तो ये तो इससे हो गया कैंसल आउट। अब आपके पास डायरेक्ट आंसर जो है वो यहाँ से आ जाएगा, 12400 डिवाइडेड बाय 54200, से कैंसिल आउट हो गया। आगे आपने 1240 रह गया, डिवाइडेड बाय जो है वो किससे करना है, 542 के साथ 542। इसको आप मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन यूज करें, आप देखें कि आपका आंसर जो है वो, आप देखें यहाँ अगर 1000 आप इसको ले लेते हैं या इसको 1200 रख लें, नीचे 500 कर ले, तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ऐसे ही है। इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 पॉइंट समथिंग है, वो क्या है, 2.29। इसका मतलब आपका आंसर जो है यहाँ पर कौन सा है, चार्ली, यानी 2.29। सो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपने इसमें शॉर्टकट जो है वो ये याद रखना है, एच सी ओवर ई जो है वो 1.2400 के इक्वल होता है। समटाइम स्टूडेंट थिंक कि ये कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व नहीं हो सकता, आपको यहाँ एच सी ओवर ई की वैल्यू याद होनी चाहिए, आप कैलकुलेटर के बगैर भी इसको सॉल्व सीख लेंगे। यहाँ पर ये वाला जो शॉर्टकट है ये आपको एक्सरेस में भी काम आएगा, तो डेट इज ट्रूली इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है आपने। नेक्स्ट जो है जी, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोटो सेल इज अ डिवाइस जो है, सो ये फोटो सेल किस चीज़ को असल में करता है जी, ये मैयर ऑफ जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसको मैयर करने के काम आता है। सो फोटो सेल जो है यूजली इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसको मैयर करके हमें दिखाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, जो है फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द नेचर ऑफ द कंट्रोल मटेरियल, इन दोनों के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अब देखें ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ सर्फेस के साथ उसकी जो है वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, सरफेस सरफेस ये वेरी कर सकता है नेचर ऑफ द मटेरियल के साथ भी। और फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी हाई रखेंगे ज़ाहिर है उतना जो है वो काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी, उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हाई होगा, और नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर अल्फा है, करनी है। तो सबसे पहले हमें जो है वो उसने कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द रेडिएशन, वेवलेंथ हमें गिवन है। जब भी वेवलेंथ गिवन हो, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी हो, फार्मूला आपने जो है वो इसी तरह से यूज करना है। क्या है जी, आपने यूज करना फार्मूला E इज इक्वल टू एच एफ, ओ एच एफ होता है, यहाँ पे आपको एच सी ओवर लैम्डा भी लिख सकते हैं। अगर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लेना है तो मैंने आपको उसका बताया भी है जी, शॉर्टकट यहाँ ई से डिवाइड कर दें, एच सी ओवर ई, ये हमें पता है, ये एच सी ओवर ई, इनको मिला के जो आंसर आता है वो कांस्टेंट का 12400 10 रेज टू पावर -10 मीटर आता है, ठीक है जी। अब लैम्डा से सिर्फ डिवाइड करना है, तो आप लैम्डा से इसको डिवाइड कर लो, बड़ा सिंपल है। लैम्डा जो है वो कितना है, 100 नैनोमीटर। अगर ये 100 नैनोमीटर है तो मैं इसको 100 नैनो मीन 10 रेज टू पावर -9, तो यहाँ -9 है। अब मैं इसको 10 भी कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ इसको 10 कर लेता हूँ तो इसके साथ एक जीरो और लग जाएगा, ये इससे क्या होगा, डायरेक्टली कैंसिल आउट। देखो 3 जीरो है, 2 जीरो तो वैसे ही यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। तो देखिए कितना इजीली हमारे पास आंसर आ गया, 12.4, ये आपके पास 12.4 आंसर आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब बड़ा सिंपल है कि आपने करना क्या है इसको, हमें ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आया, चूंकि आपने जूल में आंसर नहीं निकाला, उसको डिवाइड कर दिया था डायरेक्टली किसके साथ, जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो है आपने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फाइंड करनी है, तो यूज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो किसके इक्वल होगी, दैट वुड बी इक्वल टू एच एफ, यानी फोटोन जो आपने इंसिडेंट किया उसकी एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन,
तो आप देखिए आपके पास जो एनर्जी फोटोन इंसिडेंट किया था इज इक्वल टू एच एफ वाला, वो कितना है जी, वो आपके पास आया 12.4। वर्क फंक्शन उस मेटल का कितना था, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप राइट कर, सॉरी माइनस कर लें तो आपका आंसर भी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। इसका मतलब है आंसर आपका यहाँ पर बीटा बनेगा। सो ये शॉर्टकट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट्स सी ओवर लैम्डा। और यूजुअली जो है यू कैन सॉल्व इजीली जो है वो इसमें एनर्जी फाइंड कर सकते हो, इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वगैरह जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा एक्स रेज में भी बड़ा काम आएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। बस इसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है जी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपको कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू इज 0.6 वोल्ट व्हेन द लाइट सोर्स इज केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर व्हेन द सोर्स इज केप्ट एट 40 सेंटीमीटर। इसमें देखो जो इंटेंसिटी होती है ना लाइट की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये फोटो सेल वाला आपने ना एक्सपेरिमेंट भी किया होगा लैब में, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। यानी कि ये जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इसका मतलब है अगर 20 से डिस्टेंस आपने 40 कर दिया, 20 से डिस्टेंस जो है आपने उसको 40 कर दिया, तो अब क्या होगा आप देखेंगे। उसने पूछा क्या था स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू जो है वो, हाँ यहाँ पर जो है वो इंटेंसिटी जो है वो तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। यहाँ तो जो है वो इंटेंसिटी वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही होती है, ये वैसे आपने याद रखना है। जो फोटो सेल है उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो फोटो सेल को रीड कर रहा होता है। यहाँ जो उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उस पर डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका आंसर 0.6 ही रहेगा। ये अल्फा आंसर है, तो बहुत सिंपल था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको डिस्कस कर लेते हैं। द वर्क फंक्शन आपको सर्टेन मेटल का गिवन है 3.2 into 10⁻⁻19 जूल, ये देखिए जूल में आंसर गिवन है। और it is illuminated with the light of frequency 8 into 10 so 14। your maximum kinetic energy of photoelectrons would be, maximum kinetic energy हमें फाइंड करनी है, सारे आंसर जूल में गिवन है। सो इसमें जो है वो आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है, आप देखिए मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन आ गया, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला है एच एफ, ठीक है जी, माइनस जो है वो यहाँ से क्या आ जाएगा वर्क फंक्शन। अब एच एफ, एच क्या है हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट, वो क्या होता है जी 6.64 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है जी। और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, दैट इज 8 इंटू 10⁻14, ठीक हो गया जी। और इसके बाद जो है वो कहता है जी माइनस इसमें वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन हमें उसका डायरेक्टली बता दिया है, कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें देखें बड़ा सिंपल है, आपने इस 14 जो है ये 10⁻+14 है, ये -34 है, इसका मतलब है ये बचेगा आपके पास क्या 10⁻⁻20 बचेगा, ऐसे ही ना। आप इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो आप इसको ना आप यूँ लिख सकते हो। आप देखिए यहाँ सिर्फ ये है कि आपने वाइजली सॉल्व करना है और आंसर प्रेडिक्ट कर लेना है। तो 6.64, ठीक है, इंटू 10⁻⁻20 ये रह गया, इंटू मल्टीप्लाई बाय 8 भी है, ठीक है, तो मैं 8 अलहदा से इसके साथ मल्टीप्लाई पहले कर लेता हूँ, इंटू 10⁻⁻20 और -3.2 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा अब करना आपने ये है कि यहाँ से ना, अब आप गौर करें तो ये ये -20 है, ठीक है। मैं इसको अगर -19 लिखूँ तो एक माइनस मैं इसके साथ लगा देता हूँ, तो वो 0.8 या 0.664 बन जाएगा, इसमें 0.6 बना लेता हूँ, तो यानी मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है वो -19 लिख लेता हूँ,
-20 की बजाय, ताकि मैं इसमें से -19 कॉमन ले सकूं, और एक जो 10⁻⁻1 बचा मैंने उसका डेसिमल इधर रिमूव करके इधर ले आया हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से जो है वो कॉमन क्या आ गया, आप देखें ये बचा है मेरे पास 8 इंटू 10⁻, जो है वो ये, इसको क्या मैं 0.7 लिख सकता हूँ, वो इसको जो है राउंड ऑफ करके, तो ये 0.7 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है जी, यहाँ से बच गया -3.2, 3.2, और इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आया है, 10⁻⁻19 जो है ये कॉमन आ गया। ठीक है जी, अब जूल में हमारा आंसर यहाँ से बन गया। अच्छा, अब देखो कि इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इजीली आंसर हम कैलकुलेट कर सकते थे। अगर हम इसको 1.6 -19 से डिवाइड कर देते, -19 से कैंसिल हो जाता, आंसर सीधा सीधा आ जाता। अब 8 7 क्या होता है, 56 से 5.6, उसको अप्रॉक्सीमेटली लिख लें तो माइनस जो है वो आपका 3.2, ठीक है, आगे इंटू 10⁻⁻19। अब जरा गौर करें कि आप 5 में से 3 माइनस कर रहे हो तो तकरीबन जो है वो 2 के राउंड आंसर आ रहा है। तो अब 2 के राउंड यहाँ पर एक ही आंसर है, वो आपका अल्फा आंसर है। आप इसे सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा, आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 2.1 इंटू 10⁻⁻19 बन रहा है। तो इस तरह से जो है आप डिफिकल्ट लेवल पे भी अगर मल्टीपल चॉइस हैं तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है। आपकी कैलकुलेशन जो है वो आसान होनी चाहिए, आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। 9G फोटो सेल इज रिसीविंग लाइट फ्रॉम ए सोर्स, जो है डिस्टेंस, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 मीटर से 2 मीटर डिस्टेंस पे आ जाते हैं तो डिस्टेंस डबल हो गया, डिस्टेंस डबल होगा तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। तो इसमें जो है वो क्या होना चाहिए कि यहाँ हम कह सकते हैं सेम सोर्स है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, विल बी 1/4 जो है आंसर आ जाएगा। लास्ट वन चीज में द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग सॉरी वर्क फंक्शन कहते थे, और इसका आंसर कौन सा है, चार्ली। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो यूजुअली आते हैं, आपने इसको अच्छे से तरीके से जो है वो ज़ाहिर है लर्न करना सारे टॉपिक को, मेन टॉपिक है इसलिए मैंने इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी साथ साथ डिस्कस कर दिए ताकि आपको अगर डिफिकल्ट लेवल के भी मल्टीपल चॉइस आते हैं आप इजीली आंसर कर सकें। ठीक है जी, इट्स ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 1। नेक्स्ट जो है वो हम लेक्चर नंबर 2 जो है उसके साथ इसको स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह जो है इसको आप अच्छे से जो है लेक्चर को जो है वो और से सारा रिवाइज करें, और जो जो क्वेश्चन आंसर होगा वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में इंशाल्लाह उसको क्लियर भी कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।